नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन मार्केट पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, अपनापैसा.com। नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए बलवंत साहब। आइए दर्शकों को बताते हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए या कुछ सुझाव हो शो के लिए तो आप हमें मेल और SMS कर सकते हैं। moniguru@zenetwork.com पर मेल कर सकते हैं। SMS के जरिए शो में पार्टिसिपेट करना चाहें तो डिटेल्स 57575 पर भेज सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर। होम लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, कार लोन सेंट्रिक जो भी आपके जहन में प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। पहला जो हम सवाल इंक्लूड कर रहे हैं हरियाणा से है। प्रश्न बलविंदर सिंह जी की तरफ से है और इन्होंने जानना चाहा है, इनका एक रनिंग होम लोन है जिसको ये ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। बलविंदर सिंह जी, हमने जिस तरह से डिटेल्स देख रहे हैं आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस से रनिंग लोन है, तो ये कितना इस समय राउंड अबाउट आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप बताएंगे? 7 लाख अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये आपने कितने टेन्योर के लिए लिया था? इनफैक्ट ये 14 इयर्स के लिए लिया था। कितना समय पहले? 3 साल पहले। ओके, और ये फ्लोटिंग पर है आपका? हाँ जी सर। तो आपने इसे कहा आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपने अपने लेंडर से कांटेक्ट किया कि हम दूसरे ऑप्शन, मतलब दूसरे लेंडर्स को तलाश रहे हैं, कुछ इस तरह से आपने कुछ चेक करने की कोशिश की है अगर आपको कुछ बेटर ऑप्शन को दे सकें आपका जो मौजूदा लेंडर है? अभी तो उनसे कोई बात नहीं की है जी। ओके, बलवंत साहब, आप इनको कैसे समझाएंगे? फ्लोटिंग पर प्री पेमेंट चार्जेस तो नहीं, लेकिन दूसरे लेंडर की तरफ जो प्रोसेसिंग फी होगी, कई जगह उसको लेकर भी हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी रिलैक्सेशन है कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक तरफ तो दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करना, लेकिन जो इनका मौजूदा लेंडर है वो अगर इनको रिटेन करने के लिए भी क्या कुछ ये अगर इस तरफ ही आगे बढ़ें, क्या ये दोनों ऑप्शन वे कर सकते हैं? देखिए बलविंदर जी, ऐसा है कि आपका जो लोन है वो फ्लोटिंग पे है, तो आपको प्री पेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगेगी। और जो 7-8 लाख रुपए आपका बाकी है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% के 10-10% के आसपास है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपका जो लेंडर है LIC हाउसिंग है, उनको ही जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा रेट रिड्यूस कर दीजिए, और उसके लिए आपको कुछ वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको सहूलियत रहेगी कि डॉक्यूमेंट वगैरह आपको ट्रांसफ़र नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपके एग्जिस्टिंग लेंडर अगर नहीं मानते हैं तो आप दूसरे लेंडर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे लेंडर से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपका जो पेमेंट करना पड़ेगा, आपको प्री पेमेंट पेनल्टी तो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, पर नया लेंडर है वो शायद प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करेगा। मेरे हिसाब से तो वो भी वेव हो जाती है, पर अगर प्रोसेसिंग फ़ी भी देनी पड़ती है तो वो 0.5% के आसपास प्रोसेसिंग फ़ी है। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा अगर 0.5% का भी हो जाता है तो आपको जो रिकवरी है कॉस्ट की वो 1 साल में हो जाएगी, और ये जो बेनिफिट है वो लंबे समय के लिए है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर 10-10% से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको लोन शिफ्ट कर ही लेना चाहिए जी। तो इस तरह से आप ये इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मिस्टर सिंह, ये आपके राय है लोन ट्रांसफर को लेकर। अगला सवाल हम लेंगे। ये क्वेरी मुंबई से है, महेंद्र यादव जी की तरफ से सवाल है। इन्होंने जानना चाहा है, ये होम लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन जॉइंटली, और इन्होंने जो बताया है ये अपने ब्रदर के साथ, इनके रियल ब्रदर हैं, उनके साथ ये बढ़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने सैलरी की डिटेल्स दी हैं। 45,000 इनकी पर मंथ और ब्रदर की राउंड अबाउट 46,000 है। एज 37 एंड 42 रिस्पेक्टिवली, जैसे इन्होंने कहा, जिनके साथ ये आगे बढ़कर आगे लोन लेना चाह रहे हैं। बलवंत साहब, जनरली जॉइंट लोन में एलिजिबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन कुछ कैटेगरीज जिसमें लेंडर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, स्पाउस हो या पेरेंट्स अर्निंग हैं, तो वो इनफैक्ट कुछ सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो बच्चों को ले लेते हैं, ताकि इस तरह से जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली वो लेंडर ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। ये जहाँ तक ब्रदर्स की बात है और रियल ब्रदर्स, इसमें कितना कंफर्ट लेवल है? मतलब क्या कुछ ऑप्शंस हैं जो ये देख सकते हैं? सौरभ जी, आपने सही बताया कि नॉर्मली जो ब्रदर्स को को-बोरोवर सब लेंडर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आपका स्पाउस है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आप ब्रदर को को-बोरोवर ज्वाइन करा ही नहीं सकते हैं। कुछ लेंडर है वो स्पेसिफिकली अलाउ करते हैं, जैसे ICICI बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, इंडिया बुल्स है, रिलायंस की जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है, वो स्पेसिफिकली डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग ब्रदर को भी को-बोरोवर अलाउ करते हैं। तो आपको जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से 40-42 लाख तक का लोन भी मिल जाएगा। और अगर ये जो 4 मैंने लेंडर बताए उनको अप्रोच करोगे तो वो आपको ब्रदर को भी अलाउ कर देंगे एज ए को-बोरोवर। जी,
प्रॉपर्टी को जरूरी अप्रूवल्स हों, बाकी और पैरामीटर्स, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी, बाकी सब कुछ जैसे देखा जाएगा। अच्छा बलवंत साहब, इसमें अगर ये इनको अप्रूवल मिलता है, आगे बढ़ते हैं, फिर जो टैक्स रिबेट की बात होती है वो क्या जितना एक इंडिविजुअल का जो शेयर होगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो रिबेट फिर क्लेम कर पाएंगे, जहां तक इनकम टैक्स रिबेट की बात है इस पर, होम लोन पर? देखिए सौरभ जी, इनकम टैक्स रिबेट का ऐसा है कि जो व्यक्ति जिसको रिबेट लेनी है वो जॉइंट ओनर होना चाहिए, वो कोर बोरोवर भी होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि आपका शेयर प्रॉपर्टी में जितना है उसी अनुपात में आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट डिपेंड करता है कि आप लोन कितना % सर्विस कर रहे हैं। अगर लोन आपने खुद ही सर्विस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो जो जिस अनुपात में आप लोन सर्विस कर रहे हैं उस अनुपात में आपको जो ETC और 24B के इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, और जिस तरह से भी बजट में जो अनाउंस हुआ, और अगर 40 लाख तक की प्रॉपर्टी या 25 लाख तक का होम लोन अवेल करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं और जॉइंटली अगर बढ़ें तो वो जो एडिशनल 80 EE के तहत जो छूट थी उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे इंटरेस्ट पोर्शन के लिए? उसमें ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन की वैल्यू 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु जो लोन जो सैंक्शन और डिसबर्समेंट है वो पीरियड उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफाइन कर दिया है, वो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए। उसके आगे पीछे जाएगा तो एलिजिबिलिटी नहीं होगी। अगर ये अभी करवा लेते हैं लोन सैंक्शन तो उनको वो जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, भले प्रॉपर्टी आज खरीद सकते हैं पर जो लोन का सैंक्शन और डिसबर्समेंट है वो उस 1 साल की अवधि के दौरान होना चाहिए। जी, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं, मध्य प्रदेश से है। जय गोपाल जी का ये प्रश्न है। इनका एक स्कूल है जो रनिंग है, इन्होंने बताया मध्य प्रदेश में है, एक तहसील मेंशन किया इन्होंने, वहां पर ये स्कूल है, और जो कि इनके अकॉर्डिंगली उसका इन्होंने एरिया भी मेंशन किया है, और ये इनफैक्ट लोन लेना चाह रहे हैं, उसमें स्कूल में ये फर्दर कंस्ट्रक्शन कुछ करवाना चाह रहे हैं। जय गोपाल साहब, आप बताएंगे पिछले कितने समय से आप ये स्कूल चला रहे हैं? सर मैं ये दूसरा साल है स्कूल चलाने का। ओके, आपने क्या इससे पहले कोई लोन लिया है? जी नहीं, मैंने कोई लोन नहीं लिया है अभी तक। स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है? कितनी स्ट्रेंथ है राउंड अबाउट? अभी है मेरे पास 540 स्ट्रेंथ बच्चों की। ओके, तो ये आप इसमें जैसे आपने बताया आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और एडिशनल स्कूल में? जी हाँ, जी हाँ। आपने किसी बैंक को अप्रोच किया? आपका कहां पर अभी अकाउंट है? कहीं आपने ट्राई किया है अभी? जी अभी तक तो मैंने कहीं पर भी ट्राई नहीं किया है, मेरा अकाउंट जो है SBI में है। ओके, बलवंत साहब, ये फॉर्मली किस तरह से पूरा प्रपोजल रेडी करें? क्या किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प लें? बैंक को किस तरह से अप्रोच करें? लेंडर्स क्या कुछ फैक्टर्स देखेगा? और ये जैसे सेल्फ कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं उसमें क्या ऑप्शंस रह सकते हैं इनके लिए? देखिए जयगोपाल जी, ऐसा है कि आपको जो ये स्कूल के लिए लोन चाहिए तो आपको उसके लिए एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आपकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह दिखानी पड़ेगी, और जो एंटिटी ये स्कूल चला रही है उसके पुराने अकाउंट्स वगैरह है वो आपको बैंक को देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आपको प्रोफेशनल आदमी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए क्योंकि आप शायद ये कर नहीं पाएंगे। जी, और जैसे इन्होंने बताया फिर उसके अकॉर्डिंगली लेंडर ये तमाम पहलू देखेगा। और इसमें बलवंत साहब मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अगर ये क्लियर होता है, इसमें इनको अपनी तरफ से भी क्या एक बड़ा पोर्शन पंप इन करना पड़ेगा? उनको कम से कम 25% जो है वो मार्जिन अपनी जेब से देना पड़ेगा, और बैंक जो है लेंडर है वो इससे ज़्यादा भी इंसिस्ट कर सकता है। तो एनीथिंग बिटवीन 25% एंड 40% का जो मार्जिन है ये उनको खुद को देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अप्रूवल वगैरह है, जो लेंडर है वो जरूर देखेगा कि स्कूल अप्रूव्ड है कि नहीं, ये एक्सटेंशन के लिए इनके पास अप्रूवल वगैरह आया हुआ है या नहीं है, परमिशंस वगैरह है कि नहीं है, वो देखेगा। और जो भी जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह है उस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, प्रॉफिटेबिलिटी से ही मालूम पड़ेगा कि ये रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब क्राइटेरिया देखने के बाद बैंक लोन देगी। और मेरा सजेशन रहेगा उनका जो एग्जिस्टिंग जो बैंकर है, स्टेट बैंक बताया मैं सुन पाया तो उनको स्टेट बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए क्योंकि स्टेट बैंक के पास में इनकी ट्रांजैक्शंस की, ऑपरेशंस की हिस्ट्री है। तो जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा इनको लेंड करने के लिए। जी, तो एक पूरी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करें और उसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, वो आपके केस को एक बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, और उस तरह से आप इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है, कई और सवाल आ रहे हैं, कार लोन सेंट्रिक कई इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं, इसके अलावा भी हम देख रहे हैं एजुकेशन लोन सेंट्रिक भी सवाल। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द ही लौट कर आते हैं।
वेलकम बैक। आज बातचीत लोन मार्केट पर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। अगला शो प्रश्न आ रहा है, ये हैदराबाद से है। डॉक्टर वासिक खान इस समय लाइन पर हैं। डॉक्टर खान, गुड इवनिंग। हम देख रहे थे आपने कार लोन के लिए ऑप्ट किया था 2010 में, और इनफैक्ट आपने उस समय जब आप बढ़े, आपने ये फिक्स्ड जो रहते हैं जनरली स्पेस में लोन्स, उसके लिए क्यों नहीं आपने ऑप्ट किया? ये हम देख रहे थे वो अकॉर्डिंगली जिस तरह से वेरी हो रहे हैं फर्स्ट ईयर, देन सेकंड एंड थर्ड ईयर में अराउंड अबाउट 10% फिर मार्केट के साथ लिंक दिए। आपने इस ऑप्शन को क्यों चूज किया? गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर पुटिंग माय क्वेश्चन। यस सर। मेरी बात, उन्होंने जो है मुझे लोन जो उस टाइम एसबीआई ऑफर कर रहा था वो यही था। उन्होंने कहा था कि हमें तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, हमसे तो कहा कि आप फर्स्ट ईयर 8% देंगे, सेकेंड ईयर 10% एंड थर्ड ईयर 10% है, एंड फ्रॉम द आफ्टर थर्ड ईयर इट विल बी लाइक फ्लोटिंग रेट, जो भी एसबीआई डिसाइड करता है, मार्केट रेट, जो भी मार्केट रेट होगा उस रेट पे हम लोग, ठीक है, हमने कहा कि जब जो रेट होगा जो सब पे करेंगे हम भी वो पे करेंगे। और सडनली फ्रॉम 10% से डायरेक्टली 14.2% हमारा हो गया है। राइट डॉक्टर खान। 42% अराउंड जंप आया है हमारे इंटरेस्ट रेट में। तो आई फील चीटेड कि ऐसा, वो भी एसबीआई जैसे जो बोलते हैं कि सबसे कम उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो नहीं, आजकल जैसे आप बता रहे हैं काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग और कस्टमर्स के लिए आपने जिस समय जैसे आपने कहा उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपने लिया। जी जी बलवंत साहब, आप इनको कैसे समझाएंगे? क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी अभी हम देख रहे हैं अराउंड अबाउट 3.5 लाख, तो इसमें प्री पेमेंट चार्ज भी कार लोन सेगमेंट में काफी रहता है। इसको कैसे देखना चाहिए? क्योंकि होम लोन में तो जनरली जैसे हम कह रहे हैं प्री पेमेंट नहीं है फ्लोटिंग में, लेकिन कार लोन में ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मतलब इनको कैसे देखना चाहिए? क्योंकि एक तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स मार्केट में हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। ये कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे बढ़ें आगे? बलवंत साहब। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि खान साहब को जो लोन लिया है तो उनको एक एग्रीमेंट पढ़ लेना चाहिए। एग्रीमेंट में जो प्री पेमेंट का पेनल्टी का क्लॉज होगा, नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो कार लोन में 4-5% के आसपास रहती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप दूसरी जगह लोन ट्रांसफ़र करो तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। फिर भी आप देख लीजिए कि आपका प्री पेमेंट पेनल्टी कितना है, आपको नया लोन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, आपके पास कितना टेन्योर बचा है, ये सब आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लोन शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर जैसे मेरे को लग रहा है कि आपका 14% के आसपास है, मार्केट में आपको 12% के आसपास कार लोन मिल जाता है, तो ये 2% के आसपास, 2-2.25% का आपका डिफरेंस है। तो आपको 2-1 साल में आपका जो कॉस्ट अगर 4-4.5% के आसपास है तो रिकवर हो जाएगा। अगर आपका टेन्योर उससे ज़्यादा है तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो आपको शिफ्ट नहीं करना चाहिए। बलवंत साहब, जैसे हमने देखा होम लोन स्पेस में अगर एग्जिस्टिंग लेंडर्स होते हैं, आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका आप एक सर्टेन एक फी देकर एक परसेंटेज आप जो रनिंग स्कीम्स हैं उसमें आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कार लोन में भी ये क्या ऐसा ट्राई कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कुछ, या उस तरह के विकल्प नहीं है? नहीं, कार लोन में भी सब लोन में विकल्प है। आप जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसको आप बोल सकते हो बस मैं ये शिफ्ट कर रहा हूँ मेरा लोन, तो वो आपको कुछ परसेंटेज जो पेमेंट किए बदले में आपका जो स्प्रेड है वो कम कर देगा। तो ये जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उनको भी अप्रोच कर सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और मेरे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऑफर मिल रहे हैं, तो अगर आप रिड्यूस करने को तैयार हो तो मैं आपके साथ रहूंगा। तो वो कुछ पेमेंट करना पड़ सकता है इनको। तो मैं एडवाइस दूंगा उनको जो एग्जिस्टिंग लेंडर को ही अप्रोच करना चाहिए, जिससे ये जो प्री पेमेंट पेनल्टी है उससे बच जाएंगे, तो आपको इनको निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा। जी, अगर एक स्मॉल फी देकर ये वर्कआउट हो सके और वहीं पर रहना पड़े, पूरा पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज भी ना करने पड़े, तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर खान, इस तरह से आप बढ़िए, जिस तरह से प्रोसेस आगे मूव करता है हमें फीडबैक दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, ये लखनऊ से है। ये सवाल जो आया है ये आर के शर्मा साहब की तरफ से है। इनका जो रनिंग कार लोन है वो कैनरा बैंक से है, इन्होंने कहा, और अब ये उस कार को इनफैक्ट सेल करने का सोच रहे हैं। मिस्टर शर्मा, आप लाइन पर हैं? शर्मा साहब ने जानना चाहा है, जिस तरह से कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, कि ये इनफैक्ट इसको सेल करना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जो बायर है कार का, क्या उसको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। बलवंत साहब, इनको पहले जो इन्होंने लोन लिया हुआ है वो, क्योंकि इनकी जो आरसी होगी कार पे उस पर भी मेंशन होगा HP टू सो एंड सो बैंक, जब तक ये उसको पूरा क्लियर नहीं करते वो आरसी से रिमूव नहीं होता, और ये जब तक फुली उसके ओनर नहीं होते तो ये जो पूरी प्रक्रिया है आगे तो मूव नहीं करती है। ये इसको आप कैसे इनको समझाएंगे, मतलब कैसे इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए?
देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि शर्मा जी को कार बेचनी है तो लोन जो एक बायर जो बोरोर से दूसरे बोरोर में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि जैसे नए बोरोर के लिए ये गाड़ी सेकंड हैंड होगी तो उनकी टर्म्स कंडीशंस वगैरह अलग होती है। तो पहले इनको अपना जो लोन है वो प्रीपेमेंट करना पड़ेगा और उसमें जो पेनल्टी वगैरह है वो भी इनको चुकानी पड़ेगी। और जो दूसरा जो बायर है उनका गाड़ी का, उनको नया लोन सैंक्शन करवाना पड़ेगा। अगर सेम लेंडर है तो प्रोसेस थोड़ी सरल रहेगी। और इसके अलावा जब अगर ये प्रीपेमेंट कर देते हैं तो इनको जो नो ड्यू सर्टिफिकेट वगैरह है वो ले लेना चाहिए। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर लेंडर का नाम निकलवा देना चाहिए और जो भी रेलेवेंट फॉर्म होता है वो लेके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी दे देना चाहिए, जिससे जो रजिस्ट्रेशन पे भी जो लेंडर का जो एंडोर्समेंट है वो निकल जाएगा। तो ये सब प्रोसेस उनको करना जरूरी है। और मतलब गाड़ी बेच देवे, पेमेंट कर देवे, पर ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी का और रजिस्ट्रेशन का जो फॉलोअप है वो भी जरूरी है और वो मैं एडवाइज करूंगा कि निश्चित रूप से करें। जी, तो इस तरह से बैंक से ये फॉर्मेलिटीज करते हुए लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में भी कांटेक्ट करें और उस तरह से ये प्रोसेस आगे मूव करेगा। बलवंत साहब, इंश्योरेंस का आप मेंशन कर रहे थे, अगर इनकी जैसे कार रनिंग है और इन्होंने कुछ एनसीबीज हैं तो ये उसको रिटेन भी कर सकते हैं, मतलब उसके बेनिफिट को एनसीबी जो नो क्लेम बोनसेस रहेंगे जो ये नई अगर व्हीकल लेना चाह रहे हैं उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पर इनको एक तरीके से ज़्यादा उसका एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि नई कार में इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं। तो क्या उस पहलू पर भी ध्यान दें? नहीं, अगर वापस इनको अगर गाड़ी जैसे जो नो क्लेम बोनस है वो ऑनर के साथ जाता है, गाड़ी के साथ नहीं जाता है, तो जो नो क्लेम बोनस इनके जो एक्रू हुए हैं ये उनको मिलेंगे जब भी ये नई गाड़ी, और ये कुछ 6 महीने का पीरियड है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये दूसरी गाड़ी ले लेते हैं तो जो नो क्लेम बोनस है वो इनको मिल जाएगा। जी, इसी नोट पर हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है। आपके जहन में प्रश्न हो या सुझाव हो शो के लिए और इसको कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएं, तो हम आपकी सजेशंस का भी इंतजार करेंगे और आपके प्रश्नों का भी। डिटेल स्क्रीन पर होंगे। आखिरी सेगमेंट के साथ बस हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट और लास्ट क्वेरी हम इंक्लूड कर रहे हैं दिल्ली से प्रणव की तरफ से सवाल, और ये जानना चाह रहे हैं एजुकेशनल लोन पर। इन्होंने कहा ये पीजी डिप्लोमा करना चाह रहे हैं बैंकिंग फाइनेंस में और इनको इसके लिए लोन की रिक्वायरमेंट है 5 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट, लेकिन इन्होंने कहा कि इनके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। बलवंत साहब, जैसे क्लियर कट इसको लेकर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है और वो आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहता है तो फंड्स के लिए मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जैसे इन्होंने कहा ये 5 लाख का चाह रहे हैं 4 लाख प्लस, यानी जिसमें कोलैटरल की भी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? इसको लेकर किस तरह से इसको आगे मूव करें? देखिए सौरभ जी, प्रणव जी को 5 लाख का लोन चाहिए। अभी सितंबर 2012 में ही जो IBA ने जो एजुकेशन लोन पॉलिसी जो डायरेक्टिव दिए हैं मेंबर बैंक्स को, उसके हिसाब से 4 लाख रुपए तक का तो कोई कोलेट्रल का जरूरत नहीं है। तो जैसे इनके फादर की स्थिति ठीक नहीं है तो 4 लाख रुपए तक का तो इनको कोई कोलेट्रल का जरूरत नहीं पड़ेगा। और पेरेंट्स को को-बोरोर जरूर बना सकते हैं, पर पेरेंट्स की इनकम का भी वो ध्यान नहीं देते हैं कि क्या इनकम है या क्या नहीं है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि इनको ये 4 लाख का जो विदाउट कोलेट्रल वाला एजुकेशन लोन ले लेना चाहिए और 1 लाख रुपए के लिए कहीं से भी अगर इनके पास ही कोई सिक्योरिटी हो तो उसके सामने लोन ले, नहीं तो कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन ले ले। अगर उनको 5 साल का लोन लेना है तो उनको कोलेट्रल वगैरह देना पड़ेगा, तो वो शायद ये नहीं दे पाएंगे और फिर उसमें पेरेंट्स की इनकम वगैरह भी देखते हैं। जी, और क्या किसी जो नियर बाय PSU बैंक है उसको अप्रोच करें, मतलब कैसे इस स्पेस में आप देखेंगे जो ऑफर्स हैं? देखिए एजुकेशन लोन में सबसे ज़्यादा PSU बैंक्स है वो ही एक्टिव है, तो और ऑलमोस्ट सब बैंक्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा सजेशन है कि वो जहाँ रहते हैं उस एरिया में जो बैंक की जो ब्रांच हो वहाँ अप्रोच करे। हो सकता है वो जो बैंक मैनेजर वगैरह पहचान वाला हो तो थोड़ा इनका प्रोसेस भी सरल हो जाएगा। जी, इसी नोट पर शो को वाइंड अप करेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया, थैंक यू शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जायजा लिया लोन मार्केट का, कल हाजिर होंगे तो बातचीत करेंगे इंश्योरेंस मार्केट पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।